कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार टीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर, जिसमें आज हम इस वीडियो में 30 क्वेश्चन के बाल विकास के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक आपको इस वीडियो में बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, आप जो कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। यानी कह रहा है कि विकासात्मक जो होता है किसी भी इंसान में, ये अध्ययन कब किया जाता है? तो गर्भकाल में, या जन्म से, या जीवन पर्यंत, या किशोरावस्था में। तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी एक अवस्था में नहीं कह सकते हैं कि उसी में होता है। या तो गर्भकाल में ही होता है, या जन्म से ही होता है, या जीवन पर्यंत होता है, या किशोर अवस्था में होता है। तो विकासात्मक की प्रक्रिया जो होती है किसी भी आदमी के अंदर, ये हमारा जीवन पर्यंत चलते रहती है, ठीक ना। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का कर्म किस क्रिया का अंग होता है? सबसे पहले मस्तकाधोमुखी जो होता है साथियों, यानी मस्तिष्क से, मस्तकाधोमुखी जो है ये उसका मतलब होता है मस्तिष्क से पैर की तरफ विकास। तो आप कॉपी में लिख लीजिए, मस्तिष्क से पैर की तरफ यानी मस्तकाधोमुखी होता है। उसमें कहता है कि जो हमारा पैर की उंगलियों का विकास जो होता है ना, किसी भी बालक का सब बाद में होता है। सबसे पहले उसकी मस्तिष्क का होता है, फिर बाद में उसके पैर की उंगलियों का होता है, ठीक ना। तो उन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसका जो मतलब होता है निकट से दूर के मतलब होता है। तो कहने का मतलब है क्या, हृदय के नज़दीक वाले अंगों का विकास सबसे पहले होता है, और उसके बाद जो अलग होता है उसका दूर होता है। तो यह मुख्य रूप से सभी जो है यह एज ए डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो उसका दो का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा है? यानी कह रहा है कि लड़का जो पैदा होता है उसमें कौन कौन से उत्तरदायी क्रोमोसोम होते हैं। आपको पता होगा एक्स और वाई जो कि क्रोमोसोम है। तो लड़का के लिए क्या होता है, तो लड़का के लिए एक्स वाई, ठीक ना, लड़का के लिए एक्स वाई होता है। लेकिन अगर उसी स्थान पर अगर क्वेश्चन को चेंज करके दे दिया जाए, लड़की के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स हो जाएगा, ठीक ना। उसको एक्स एक्स की तरह आपको इसमें डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में कितने बार बने हैं, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बेहतरीन ढंगों से याद कर सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। यानी कह रहा है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, हमारे आसपास क्या क्या होता है। तो उसमें जो होता है जैविक और अजैव, ठीक ना, उसमें सभी प्रकार के जीवों का रहते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में ये जैविक और अजैव दोनों प्रकार के जो होते हैं प्राणियों के बारे में बताया गया है, ठीक ना। तो उन्हें क्या हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन को आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जामों में सीटेट हो या बिहार टेट हो या अदर टीटी एग्जाम में भी पूछे गए हैं। कहने का मतलब है निम्न में से कौन सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। कहने का मतलब है इनमें कौन सा सीखने के नियम नहीं है। देखिए थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिया था, आप इन्हें कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिया था, ठीक ना, 1 2 और 3, ठीक ना। 3 नियम में पहला नियम जो है आपका तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा है जो प्रभाव का नियम, ठीक ना। तत्परता, उसका अभ्यास और प्रभाव, ये खेल का जो नियम है, इन्होंने खेल का ऐसा कोई नियम नहीं दिया। जबकि अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का जो सीखने का नियम होता है, तो इस प्रकार सीखने के 3 नियम जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ जिससे आपको अभी ही याद हो जाए, उसे बाद में आपको सिर्फ एक बार अगर देख लेते हैं तो 100% यह कॉन्फिडेंस के साथ याद हो जाएगा। तो इन्हें आप याद रखिएगा, ठीक ना। 5 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। कहने का मतलब है शैशवावस्था जो है मानव विकास की किस स्थान पे नंबर पे आता है, ठीक ना। तो देखिए मुख्य रूप से जो पहला अवस्था होता है ये हमारा प्री नेटल एज, यानी माँ के गर्भ में जो अवस्था होती है गर्भावस्था, वो होता है। दूसरा आता है हमारा शैशवावस्था, जिसे हम इंग्लिश में इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश टर्म को भी याद रखिए, क्योंकि परीक्षा में जो होता है कभी आपको इंग्लिश टर्म में डायरेक्ट हिंदी में भी दे देता है, ठीक ना। तो आपको इंग्लिश टर्म को भी याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है बाल्यावस्था, उसके बाद आता है किशोरावस्था। देखिए वृद्धावस्था को उतना मायने नहीं रखता है,
है ना। ऐसे कहे तो मुख्य रूप से 4 ही होता है। पहला माँ के गर्भ में जो होता है ये गर्भावस्था, उसके बाद आता है शैशवावस्था, उसके बाद आता है बालावस्था, उसके बाद आता है हमारा किशोरावस्था। मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। तो शैशवावस्था कितने नंबर पर आया, तो ये हमारा 2 नंबर पर आया, ठीक ना। तो आप इन्हें बेहतरीन ढंग से याद रख सकते हैं। तो आपको मैंने इस प्रकार भी बताया। फिर उसको क्या किया गया है, शैशवावस्था को भी भागों में बांटा गया है, बालावस्था को भी बांटा गया है, और उसके बाद किशोरावस्था को भी बांटा गया है, ठीक ना। तो इन्हें आप याद रख सकते हैं। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है। कहने का मतलब है कि किसी भी बालक के उसके व्यक्तित्व की नींव जो होती है किस अवस्था में पड़ती है, तो ये हमारा बचपना अवस्था में पड़ती है, यानी बाल्यावस्था में पड़ती है। अगर देखिए उस अवस्था में बच्चों को अगर आप सही सिखाएंगे तो वह सही सीखेगा, गलत सीखेगा तो गलत बताइएगा तो वो गलत सीखेगा। क्योंकि वाटसन ने कहा था कि मुझे 1 दर्जन बच्चा दे दो, मैं उसे जो चाहूँगा वो बना पाऊँगा। यानी मैं अगर अभी चाहता हूँ उसे डॉक्टर बना पाऊँगा, मैं उसे कलेक्टर बना पाऊँगा अगर मैं चाहता हूँ, अगर मैं उसे चोर डकैत जो भी चाहूँगा वह बना सकता हूँ। कहने का मतलब है इसी ऐसा उम्र ऐसी समय में ऐसा होता है, जैसा आप ढालिएगा वैसा बच्चों बनता है। तो इस अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए बच्चों को इस अवस्था में आप गलत चीज़ों से दूर रख सकते हैं, ठीक ना। तो 7 का क्या हो जाएगा, हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 8वां नंबर है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप क्या कीजिए, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ठीक ना। तो क्वेश्चन को जो है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में हमेशा बनेंगे, बने हैं तो बनते हैं। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है। आप कॉपी में लिखिए। पहला हमारा क्या आता है, इंद्रिया जनित गामक अवस्था। दूसरा आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा आता है हमारा मूर्त अवस्था, और चौथा आता है हमारा अमूर्त अवस्था, ठीक ना। जिसे हमें इंग्लिश में कहते हैं, पहला सेंसरी मोटर, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा हमारा कंक्रीट, और चौथा होता है हमारा नॉन कंक्रीट, ठीक ना। तो इन्हें आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा अवस्थाओं का एज होता है तो उन्हें भी आप याद रख सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार जब आप याद रखेंगे तो परीक्षा में आपको कैसे भी प्रश्न, आपको अगर उल्टा पुल्टा के कैसे भी अगर क्वेश्चन आता हो तो आप उसे सही कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। कहने का मतलब है कि जब बच्चा, छोटा सा बच्चा, जब उस छोटा सा बच्चा जब किस चीज़ को सबसे पहले हमारा क्या करता है, अनुकरण करता है, तो यह हमारा क्या होगा, स्वर वर्णों का सबसे पहले बच्चों जो है ये अनुकरण करता है, ठीक ना। 1 लाइनर थॉट है जिन्हें आप याद रख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को आप क्या कर सकते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो 1 लाइनर थॉट है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे। 11 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है। साथियों आपको बता दूं कि यह प्रश्न भी बिहार टीईटी हो या सीटेट हो या फिर अदर टीईटी में बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए जब भी प्रश्न को बनाते समय ऐसे प्रश्न देखिए आसान रहते हैं लेकिन फिर भी गलत हो जाते हैं, क्यों, यही है कि थोड़ी नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो बालक की प्रथम पाठशाला जो होता है ये हमारा परिवार होता है। अगर आप ये बताओ कि दूसरा रहता तो क्या होता, तो दूसरा जो है हमारा ये विद्यालय है। तो ऐसे प्रश्न आपको बनेंगे, इनमें से कौन सा अनौपचारिक है, तो परिवार क्या होता है हमारा, अनौपचारिक होता है, और विद्यालय जो होता है हमारा ये औपचारिक होता है। परिवार हमारा अनौपचारिक शिक्षा है और विद्यालय जो है उसमें हम औपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अगर परिवार में भी अगर सबसे बेस्ट की जहाँ तक बात करता हूँ तो वो माँ होती है, क्योंकि किसी भी बच्चों की जो शिक्षण शैली हो, कैसे भी बेहतर बनाना है, क्या करना है, क्योंकि सबसे पहले वो माँ से सीखती है। तो क्या हो जाएगा आपको, ये परिवार हो जाएगा, लेकिन परिवार में भी सबसे बेस्ट माँ होगा। और सेकेंडरी में क्या होगा आपका, विद्यालय होगा, और विद्यालय में जो सबसे अहम भूमिका होती है ये हमारे टीचर की होती है, ठीक ना। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। कहने का मतलब है कि बालक का जो सामाजिक विकास सबसे जो होता है प्रभावित कैसे होता है, सामाजिक आर्थिक स्तर से भी प्रभावित होता है, विद्यालय से भी होता है, परिवार से भी होता है, इनमें से सभी होता है। तो बालक का सामाजिक विकास यानी समाज में किस तरह से किसी के साथ बिहेव करना है, समाज में कैसे रहना है, किसी के साथ
क्या करना है, दुर्व्यवहार नहीं करना है, कैसे दोस्ती अपना के रखना है, कैसे व्यवहार करना है, यह हमारा विद्यालय से भी सीखता है, परिवार से भी निर्भर होता है और सामाजिक आर्थिक स्तर से भी होता है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से इसका सभी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान होती है। देखिए, सबसे पहले सृजनात्मक की को हम पहचानते हैं कि आखिर क्या होता है। सृजनात्मक का मतलब होता है सृजन, यानी किसी भी चीज़ को अगर आप खुद से बनाते हैं, खुद से सोचते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, सृजनात्मक होगा। देखिए, सृजनात्मक का दूसरा नाम हमें, आप इसे अपसारी चिंतन कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अपसारी चिंतन यानी सृजनात्मक बच्चों को हमें अपसारी चिंतन, जिसे इंग्लिश में डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको इसका एक नाम जो है, उस जैसे सृजनात्मक हुआ, अपसारी चिंतन हुआ या डाइवर्जेंट थिंकिंग हुआ, एक ही नाम के आपको चेंज करके परीक्षा में आपको दे देंगे, ठीक ना। तो इसका मतलब होता है नवीन परिणाम से, यानी सृजन बच्चा वो होता है जिसके अगर किसी के पास अगर कोई समस्या आती है तो वह बच्चा जल्दी से उसको क्या कर लेगा, अपना माइंड लगा के समाधान कर लेगा। या फिर उसके पास जैसे किसी खिलौने को तोड़ना जोड़ना, या फिर मुख्य रूप से कोई ऐसा, जैसे डॉक्टर की जहाँ तक बात करता हूँ, सर्जरी करना, फिर ऐसा, ठीक ना, इंजीनियर की बात करता हूँ, ये सभी जो होते हैं ये हमारा सृजनात्मक बच्चे होते हैं, ठीक ना। साइंटिस्ट की जहाँ तक बात करता हूँ, ये कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, ठीक ना, यानी नवीन रिजल्ट लाते रहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये 13 का डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं, किसने कहा है, तो ऑनलाइन थॉट है, इन्हें आप याद रख सकते हैं। डॉक्टर मेश ने कहा था हम करके सीखते हैं। कहने का मतलब है, हम करके सीखने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जब भी किसी चीज़ को हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो उसे हम बेहतरीन ढंग से सीख सकते हैं। जब उसे हम खुद से नहीं करेंगे तो उतने एक्सपीरियंस से हम ज़्यादा नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए अगर हम किसी चीज़ को, वैसे भी आपको पता होगा, किसी चीज़ को बार बार अगर करने से उस चीज़ को हम सीख सकते हैं, ठीक ना। तो हम करके सीखते हैं, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर मेश। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन है, समस्या बालक है, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला या माता पिता का कहना न मानने वाला। समस्या बालक का मतलब होता है जब भी कोई काम में अगर समस्या उत्पन्न कर दे तो वह समस्या बालक होता है। तो चोरी करना भी, झूठ बोलना भी, माता पिता का कहना न मानने वाला, ये सभी जो होता है ना, ये हमारा, इनमें से सभी ये समस्यात्मक बालक होते हैं। जब भी बच्चा हमारे क्लास हो या कोई भी हो अगर समस्या उत्पन्न कर दे तो वो हमारा समस्यात्मक बालक कहलाता है। या अगर आप कुछ क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर बीच में वो कुछ ऐसा अलग टॉपिक छिड़ जाए, तो अगर आपको प्रॉब्लम अगर आ जाए तो वो हमारा समस्यात्मक बालक होता है। लेकिन अगर सिलेबस से रिलेटेड अगर कुछ ऐसे पूछते हैं तो वो हमारा ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार इनमें से सभी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। कहने का मतलब है बालक का मेंटल हेल्थ किस पर निर्भर करता है, विद्यालय पर, परिवार पर या समुदाय पर या इनमें से सभी पर। तो बालक का जो मेंटल हेल्थ जो है ये हमारे सभी पे पड़ते हैं, क्योंकि विद्यालय पर भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उन्हें एक अच्छा विद्यालय का वातावरण नहीं मिलता है तो बालक का जो मानसिक हेल्थ है उसे कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम हो सकती है। परिवार सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, समुदाय, तो इनमें से सभी अगर ऑप्शन है, किसी आप एक पक्ष को जोड़ नहीं दे सकते हैं कि उसी पक्ष का होता है, सभी पक्षों का ज़्यादा है, विद्यालय का भी है, परिवार का भी है, समुदाय का भी है और इनमें से सभी का है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो हस्तशिल्प की जो शिक्षा है ये हमें पिछड़े बालक को दिया जाता है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, निरीक्षण विधि में किया जाता है। देखिए साथियों, निरीक्षण विधि में हमेशा दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि निरीक्षण विधि का मतलब होता है दूसरे के व्यवहार का अध्ययन, ठीक ना। तो ये हमें, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का क्या अभिप्राय है। कहने का मतलब है कि सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का क्या मतलब होता है। तो यह संज्ञानात्मक या ससंज्ञानात्मक। तो साथियों, संज्ञानात्मक के साथ साथ उसके साथ साथ और जो कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक ना, CCE जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, तो इन्हें आप याद रख सकते हैं कि इसमें से क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक ना। तो उन्हें आप बेहतरीन ढंग से इन्हें याद रख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि ब्रेल लिपि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है।
तो साथियों आपको बता दूं, ब्रेल लिपि का प्रयोग जो होता है ये हमें दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किया जाता है, यानी ऐसे बच्चे जिन्हें देखने से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक ना, ऐसे बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया गया था, और जो कि लुई ब्रेल ने किया था, एक वैज्ञानिक लुईस ब्रेल, ठीक ना। तो उन्हें दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किया था, क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा था? तो ये हमारे किसने कहा था? ये गैसल महोदय जी हैं, जिन्होंने कहा था बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है कि इसमें जेनेटिक गुण भी निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि वंशानुक्रम का ही प्रभाव पड़ता है, ये नहीं है। ये है बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, यानी उसका जेनेटिक का कुछ गुण होता है, अगर कि उस मतलब हमारे इंटेलिजेंस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। तो गैसल जी कहा था। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल से, या अभिवृत्ति से, या अभिक्षमता से, या उसकी बुद्धि से, ठीक ना। तो क्या करना पड़ेगा साथियों, मनुष्य का व्यवहार जो होता है ना, ये उसकी अभिवृत्ति पे निर्भर करता है, उसकी अभिवृत्ति से प्रेरित होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है अगर कि जिसके पास ज़्यादा बुद्धि होगा ना, उस वही बच्चे को अच्छे से समझा पाएगा, ऐसा नहीं है। कम बुद्धि वाले भी बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से, आप देख सकते हैं किसी भी इंसान से अगर बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अगर बुद्धि कम भी है तो उन्हें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं, ठीक ना। जिनके पास बहुत भी बुद्धि है वो भी ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है, उसकी अभिवृत्ति पर निर्भर करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति से जब आप संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, तो यह क्या है, आपकी बात को हम सुन पा रहे हैं और मेरी बात को आप सुन पा रहे हैं। कैसे मैं बोल रहा हूँ, यह एक संप्रेषण है, ठीक ना। संप्रेषण का मतलब होता है एक माध्यम है, एक माध्यम है जिसके तहत हम और आप क्या कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसीलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो साथियों आपको बता दूं कि चारों ऑप्शन को सबसे पहले बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, उसके बाद आपको रिजल्ट लेना है, ठीक ना। तो चारों ऑप्शन को जैसे ही पढ़ेंगे तो चौथा ऑप्शन देख सकते हैं, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन टीचर के लिए इसी जरूरी है क्योंकि बच्चे को क्या चाहिए, किस प्रकार बच्चे को हम पढ़ाएंगे जिससे उसकी क्या हो, मतलब अपनी टीचिंग स्किल को इतना बेहतर बनाएंगे, इतना बेहतर बनाएंगे जिससे हमारा क्या होगा, शिक्षण जो होगा, यानी बच्चों को जो पढ़ाते हैं हम, तो वो हमारा इफेक्टिव हो, यानी प्रभावशाली बने, ठीक ना। तो इस प्रकार 24 का क्या हो जाएगा, हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन जो है, जो कि वेरी वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप याद रखिएगा। वैसे आप बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला अगर याद रख सकते हैं तो ऐसे सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं है, बस IQ का फॉर्मूला आपको याद रखना है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। तो मानसिक आयु कितना हो गया, 15, उसके बाद वास्तविक आयु कितना हुआ, 12, और 100 से जैसे करेंगे तो क्या होगा, 4 से अगर काटते हैं तो 4 तिया 12, उसके बाद ये 25 हो जाएगा, ठीक ना। जैसे ही 25 होगा तो 3 पंचे 15, उसके बाद क्या करेंगे, 25 को क्या होगा, 25 को 5 से जैसे ही गुना करेंगे तो हम क्या हो जाएगा हमारा 125, ठीक ना। तो इस प्रकार आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मानसिक आयु कितना हुआ, मानसिक आयु 15 वर्ष है तो 15 को लिख लिए, उसके बाद क्या किए, 15 लिख लिए, ठीक ना। उसके बाद 15, उसके बाद वास्तविक आयु कितनी है, 12, और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जैसे ही आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपका यह बुद्धि लब्धि निकल के आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी अगर डिजिट चेंज करता हो तो आपको बुद्धि लब्धि आसानी से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको मानसिक आयु वाला लिखना पड़ेगा, उसके बाद वास्तविक आयु गुने 100 करके जैसे ही क्या करना है, आपको कट कर देना है। तो जैसे ही आप सवाल को, ऐसे सवालों को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका 125 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है 26 नंबर है, पाठ्यक्रम होना चाहिए। कहने का मतलब है पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित या विद्यालय केंद्रित या शिक्षक केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। देखिए करिकुलम जो होता है ना, वो हमेशा विद्यालय में या कहीं भी आपको
हमारा स्टूडेंट केंद्रित होता है, ठीक ना। तो हमेशा याद रखना है विद्यार्थी जैसे चाहता है वैसे आपको पढ़ाना है। अगर बच्चों को अभी पढ़ने का मन नहीं है, अगर उसे खेलने का मन है तो उसे खेल खेल में पढ़ाइए, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि उसे आप ज़बरदस्ती पढ़ा सकते हैं, ऐसा उसे कुछ ऐसा नहीं है करिकुलम में, यानी ऐसा निर्धारित किया गया है जैसे बच्चों को चित्र देख कर पढ़ना अच्छा लगता है तो आप उसे पढ़ाइए, और ऐसे उसका डिजाइन किया गया है पाठ्यक्रम में, ठीक ना। तो छात्र केंद्रित यानी छात्र के अनुसार, यानी अगर बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब होता है कि टीचर में कमी है, यानी उस व्यवस्था में कमी है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि एक बच्चे का फेल होना क्या दर्शाता है। तो एक बच्चे का फेल होना उसकी व्यवस्था को फेल है, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन प्रश्न में बने हैं और आगे भी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो ये हमारा छात्र केंद्रित होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक मान लीजिए आप टीचर हैं तो क्या करना पड़ेगा, एज ए टीचर के लिए अगर बच्चे कैसे समझेंगे, अगर एक तरीका से नहीं समझाते हैं तो आपको फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, यानी आपको अपने में चेंज लाना पड़ेगा, बच्चे को समझाना पड़ेगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, क्या मदद करता है, बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतांत्रिकरण या पाठ्यक्रम की समझ, या इनमें से सभी। तो प्राथमिक कक्षा में बच्चे का समाजीकरण भी जरूरी है। बच्चे का लोकतांत्रिकरण का मतलब होता है बच्चों का अधिकार, यानी बच्चे अपने मन से खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, घूम सकते हैं, और पाठ्यक्रम की समझ, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार के ऑप्शन को आप बनाते समय ऐसी बारीकियों का ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि छात्रों को प्रेरित करने की एक विधि है कि सही विधि है, ठीक ना। यानी दंड, फटकारना या प्रशंसा करना या मारना या पीटना। तो आपको ऐसे सवालों को बनाते समय साथियों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जब भी प्रश्न में अगर पॉजिटिव हो तो हमेशा पॉजिटिव वाला उत्तर होगा, नेगेटिव होगा तो उसमें कह रहा है सही विधि। तो दंड, मारना, पीटना और ये सब आपको नेगेटिव वर्ड लग रहा होगा ना कि मारना पीटना, उसमें क्या है, प्रशंसा करना। हमेशा बच्चे में अगर कोई बच्चा एक बार सवाल बनाया, अगर उससे नहीं बना, गलत हो गया, तो फिर क्या करना है, तुमसे तो होगा ही नहीं, नहीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है कि अब तो तुमसे होगा ही नहीं। नहीं, एक बार गलती हुआ कोई बात नहीं, फिर दूसरी बार ट्राई करो, अरे तुमसे हो जाएगा। बच्चा ऐसे होता है, अगर बच्चों में कुछ गलत अगर लग गया है, संगति लग गया है, तो क्या करना है, किसी महापुरुष के जीवनी के द्वारा बताएंगे, देखो ये वैसे थे, ये ऐसे थे, इतने महान थे, तो बच्चे क्या होगा, उसे मोटिवेट होगा। यानी आपको उसको न दंड करना है, फटकारना या मारना पीटना नहीं है, बच्चे को प्रशंसा करना है। नहीं, तुम तो इस बार नहीं किए हो तो तुम कभी नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं करना है। अरे एक बार नहीं किए हो कोई बात नहीं, अरे तुम इस बार कर सकते हो, तुम इस बार पास कर जाओगे, बच्चे में मनोबल रहेगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, ठीक ना। तो उस प्रकार के ऐसे सवालों को आप सॉल्व कर सकते हो। 29 नंबर क्वेश्चन है, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है। तो यह हमारा अनुराग। देखिए संवेग का मतलब होता है जो कुछ क्षण के लिए होता है और फिर चला जाता है। जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं, ठीक ना, अगर आपको एकाएक सांप दिख गया तो आपको डर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये जो कुछ क्षणिक के लिए जो होता है यही संवेग होता है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या कह रहा है, सहानुभूति एवं प्यार दुलार से, तो ये हमारा क्या होगा, यह अनुराग हो जाएगा। तो आप संवेग को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 माह की अवस्था में जो है ये सामान्य बुद्धि बालक जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो वो हमारे बोलना सीख जाते हैं। तो इस प्रकार आपको 30 क्वेश्चन को मैंने CDP में डिस्कस किया। आपको जो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो साथियों बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर अगले वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक ना। धन्यवाद।